हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको मिलते हैं सारे असाइनमेंट्स, नोट्स एंड साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टडीज इन अ स्मार्ट वे, राइट। सो सब इस वक्त हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये है टॉपिक एंड वी आर सीइंग केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन, a pediatric case study और केस प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक। सो इस वीडियो में हम ना ही केवल फॉर्मेट देखेंगे बल्कि साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली असाइनमेंट बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपका एंट्रेंस के टाइम तक भी पीछा नहीं छोड़ती हैं और आपको एज अ नर्सिंग स्टूडेंट पता होनी चाहिए, राइट। सो सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मेट आ जाता है जिसमें हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे और नेम आ जाएगा, एज, सेक्स, रिलीजन। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट राम है, 10 मंथ्स ओल्ड है। उसके अलावा फिर एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ हेल्थ केयर जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आपको करना है। डेट ऑफ एडमिशन लिखना है। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एंड डेट ऑफ सर्जरी अगर कोई प्लान की गई है तो वो लिखना है, तो यहाँ पे प्लान नहीं की गई है इसलिए नॉट प्लान्ड है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है, बच्चा तो बता नहीं पाएगा तो उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि क्या कंप्लेंट्स हैं। सो मिसेस कमला जो मदर हैं वो बता रही हैं दैट ही मीन्स राम वाज हैविंग कफ, फीवर, रनिंग नोज फॉर लास्ट 7 to 10 days एंड मूवमेंट ऑफ द लोअर चेस्ट वॉल वैन द चाइल्ड ब्रीथ्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट इनड्रॉइंग बोलते हैं, है ना। सो आपको पता होगा कि निमोनिया का करेक्टरिस्टिक है, एक टिपिकल साइन है चेस्ट इन ड्राइंग होना एंड इसके साथ साथ टैकिपनिया होना, राइट। सो यहाँ पे हमने चेस्ट इन ड्राइंग देख ही लिया। एंड हर्ड हार्श नॉइज स्ट्राइडर लाइक, यहाँ पे स्ट्राइडर की बात हो रही है। एंड व्हेन ही ब्रीथ इन द लास्ट 7 to 10 days। सो ये हो गई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। नाउ वी विल मूव टू द हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखा गया है कि क्या क्या चल रहा है। सो मिस्टर राम हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कफ, फीवर, चिल्स सिंस 1 week से उसको ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऑनसेट कैसा था, ऑनसेट सडन था। देन क्लैरिफाई करना है सिम्टम्स को। सो सिम्टम्स हमने पीछे भी देखे थे और यहाँ पे फिर से बताए गए हैं कि फीवर, चिल्स, नेजल डिस्चार्ज, चेस्ट इन ड्राइंग एंड दैट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ड्यूरेशन लास्ट 7 to 10 days। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो कि उसकी माँ ने बताए हैं कि वो सकिंग हैबिट्स की वजह से या फिर जो ओवर क्राउडिंग है घर के आसपास उसकी वजह से, जो भी उसके पेरेंट्स ने बताए हैं वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं। देन हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। सो यहाँ पे ही हैड सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ अनीमिया। अनीमिया था कब था, जब वो 3 महीने का था, बट अभी अगर उसका हीमोग्लोबिन देखा जाए तो वो 12% है, यानी कि नॉर्मल रेंज में है। और इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है किसी भी इलनेस या सर्जरी या मेडिकेशन की। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर देखें तो उसको कौन कौन से इम्यूनाइजेशन हो चुके हैं, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, बीसीजी जो बर्थ के टाइम पे लगते हैं। उसके अलावा पेंटावेलेंट, पीसीवी, डीपीटी और मीजल्स ये सब लग चुके हैं, यानी कि सारा वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। देन फैमिली हिस्ट्री, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे अभी तक कि इस यहाँ पे जो है राउंड ये फीमेल के लिए है और इस तरह का स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ये मेल के लिए है, ठीक है। इस तरीके से हम पेशेंट को प्रेजेंट करते हैं लाइंस करके, और जो डिजीज्ड है, जो डेड है, डिजीज नहीं डिसीज्ड है, उसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं, है ना। सो यहाँ फैमिली ट्री में हमें ये समझ में आ जाता है कि फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या किसी जेनेटिक्स या हेरिडिटरी के थ्रू कोई डिजीज ट्रांसमिशन है या नहीं है। सो यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस इन द फैमिली मेम्बर्स, तो हमको ये समझ में आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट चाइल्ड की पर्सनल डेटा लेंगे। पर्सनल डेटा में ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आ जाएगी। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्री नेटल एंड नेटल हिस्ट्री ऑफ मदर, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हमने क्या लेना है, प्री नेटल एंड नेटल हिस्ट्री ऑफ मदर लेनी है कि मदर को ड्यूरिंग जेस्टेशन कोई प्रॉब्लम थी क्या। सो यहाँ पे उसने मदर को जो प्रॉब्लम थी वो बताई गई है कि उसको शी वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग इन दी जेस्टेशन पीरियड। एंड प्रेजेंट टाइम पे सब कुछ बढ़िया है, वेल है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है माँ को, ठीक है। नेटल हिस्ट्री यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या था, क्या हाल था। तो चाइल्ड बॉर्न एट हॉस्पिटल बर्थ हुआ, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन था। एंड उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इनको कंपेयर भी करना होता है इन वैल्यूज़ को
जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स की हैं, लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे वेट, हाइट, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड का और यहाँ पे नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल हमें देखना है कि जैसे बच्चे का वेट है 7 kg, तो ये क्या बच्चे का जो एज है वो 10 मंथ का है, राइट। जो राम है वो 10 मंथ का बेबी बॉय है। सो 10 मंथ के बेबी बॉय के लिए क्या 7 kg अप्रोप्रिएट है। सो हमको यहाँ पे नॉर्मल जितनी भी चीज़ें लिखनी है, लाइक मिड आर्म सर्कमफ्रेंस या हेड सर्कमफ्रेंस, वो हमें याद रखना है कि हमें 10 मंथ ओल्ड बेबी के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। हम यहाँ पे न्यू बॉर्न के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे तो कंपेयर कैसे कर पाएंगे, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक एक करके नॉर्मल लिखते जाएंगे और यहाँ पे हम अपने जो हमारा पेशेंट है राम उससे कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट, हाँ, जो मैं चीज़ स्टार्टिंग में कह रही थी आप लोगों को कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके असाइनमेंट्स में आप ध्यान नहीं देते हो लेकिन लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, वो यही चीज़ें हैं। सो माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जितने भी हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि हर एक माइलस्टोन एक क्वेश्चन बन के आ जाता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में। जब आप फ्यूचर में आप दोगे तब आपको मेरी ये बात याद आएगी, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव स्माइल आप देख सकते हो कि कब रिस्पॉन्सिव स्माइल कब नॉर्मली देखने को मिलती है, एट द एज ऑफ 1 और 2 मंथ। सो बेबी में भी यहाँ 2 मंथ पे वो स्माइल दे रहा था, रिस्पॉन्सिव स्माइल दे रहा था। सो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो उसने अचीव किया। इसी तरीके से साउंड को रिस्पॉन्स कब करता है नॉर्मली बेबी, वो आपको लिखना है। हेड कंट्रोल 3 मंथ्स की एज पे होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देन ऑब्जेक्ट ग्रेस्प कब करता है, रोल ओवर, सिट अलोन, क्राउल और क्रीप, थंब और फिंगर का कोऑर्डिनेशन कब आता है 10 और 12 मंथ्स पे। और यहाँ पे ये नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट जो राम है उसमें ये एब्सेंट है, मतलब अभी तक नहीं अचीव किया है, ठीक है। देन स्टैंड विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ कब खड़ा होता है बच्चा, अकेला कब खड़ा होता है, वॉक विथ सपोर्ट, ठीक है, अलोन वॉक कब करता है, क्लाइम्स कब स्टेप्स करने लगता है, रन कब करने लगता है। फाइनली ये सब हमने देखिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि असाइनमेंट कॉपी करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखेंगे हम। इम्यूनाइजेशन स्टेटस में हमको पहले तो सारा शेड्यूल हमें लर्न होना चाहिए, उसी के थ्रू हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है उसको वो सारे इम्यूनाइजेशंस टीके लग चुके हैं या नहीं, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे लगने चाहिए थे, है ना। जैसे कि बर्थ पे लगेंगे, 6 वीक्स पे लगेंगे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, 9 मंथ्स पे, क्योंकि अभी 10 मंथ का ही तो है, तो 9 मंथ तक का जितना भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद डाइट्री पैटर्न चेक करेंगे कि 6 मंथ का बच्चा क्योंकि 6 मंथ तक तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग है। तो 6 मंथ के बाद वीनिंग शुरू होती है और वीनिंग में वो क्या क्या खाता था आप माँ से उसकी डाइटरी हिस्ट्री लोगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो खिचड़ी खाता था या फिर ब्रेड हलवा मैश करके इस तरीके से चीज़ें खाता था, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब। दैन प्ले हैबिट्स पूछेंगे, प्ले हैबिट्स क्या थी यहाँ पे वो उसकी माँ बताएगी। सो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो बेबी बॉय है राम, उसको इमिटेट करना पसंद है अपनी मदर के एक्शंस को, जैसे लाफिंग, फेशियल मूवमेंट, क्लैपिंग हैंड्स। पीकाबू एक गेम होता है जिसमें आप अपने फेस को हाइड कर लेते हो फिर दिखाओगे फिर स्माइल, इस तरीके से उसको ये सारे गेम्स पसंद थे, है ना। फेवरेट टॉय उसका क्या था कि ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ और फिर स्माइल पास करो अपना वापस से फेस दिखा के, इस तरीके से। टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। देन आपका आता है स्लीप पैटर्न। तो स्लीप पैटर्न में आप देख सकते हो कि उसका स्लीप पैटर्न भी नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी खासी 10 PM से 8 AM 5 AM तक की स्लीप ले रहा है और दिन में भी 2 to 3 आवर्स का अच्छा खासा स्लीप ले रहा है, ठीक है। स्कूलिंग एप्लीकेबल ही नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस चेक करेंगे फैमिली का। सो इकोनॉमिक स्टेटस में हम क्या चेक करेंगे, मंथली इनकम चेक करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पे कितना खर्चा हो जाता है, फूड एंड एजुकेशन पे कितना खर्चा हो जाता है, ये सब देखेंगे। और फूड एंड एजुकेशन को इन्होंने अच्छे से लिखा है कि फ्रेश वेजिटेबल्स खिला रहे हैं बच्चे को, एग वंस इन अ वीक, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर एजुकेशन एंड मटेरियल असेट्स पे कितना क्या घर में अवेलेबल है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल असेट्स में कि उनके पास ओन पक्का हाउस है, 2 व्हीलर है, फ़ोन है, टीवी है, ये सब चीज़ें इनके पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक करोगे साइको सोशल स्टेटस और यहाँ पे दे आर लिविंग इन अ अर्बन एरिया विच इज़ ओवर क्राउडेड है, ठीक है। 7 मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं
और हिंदू रिलीजन है एंड हिंदी ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, और इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस देखी नहीं गई है इनमें, जैसे कि हनी दे देना या वाटर दे देना न्यू बॉर्न को। सो गुड सपोर्टिव सिस्टम है। ये सब हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम चेक करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन से पहले हमने मेंशन कर दिया डेट एंड टाइम। उसके बाद जनरल अपीयरेंस चेक करेंगे बच्चे की। जनरल अपीयरेंस कैसे असेस करेंगे? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिज़िकल अपीयरेंस कैसी है। फिज़िकल अपीयरेंस फिज़िकल अपीयरेंस में पेशेंट इज़ नीट, टाइडी, हाइजीनिक, वेल ग्रूम्ड, बट डिसीज़ है तो उस वजह से थोड़ा सा इरिटेबल दिख रहा है बच्चा। देन बॉडी बिल्ड अप्रोप्रिएट है एज के अकॉर्डिंग, एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन सेंसोरियम एंड मेंटल स्टेटस चेक करेंगे तो वो हमको पता चल गया कि बच्चे का जो सेंसोरियम वो इंटैक्ट है, कॉन्शियस है विद नो साइंस ऑफ डिलीरियम, लेथार्जिक एंड फटीग है वो बिकॉज ऑफ डिसीज कंडीशन। देन फॉल ब्रेथ ऑडोर, ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है, कोई हेलेटोसिस नहीं है। एंड स्पीच में अगर देखें तो स्पीच अंडरस्टैंडेबल नहीं है बिकॉज 10 मंथ्स में वो क्या ही बोल पाएगा, बाबा मामा ये सब बैबलिंग कर पाता है वो, ठीक है। देन पॉस्चर की अगर बात करें तो गुड मसल स्ट्रेंथ to perform movements such as making efforts to stand on own with support, able to creep on hand and knees, ठीक है। गेट देख लिया तो गेट में हमें पता चल गया कि अभी कोऑर्डिनेशन नहीं आया है उसके गेट में, एंड ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, ही स्टैंड्स विद सपोर्ट, ठीक है। मूवमेंट चेक करेंगे तो मूवमेंट में नॉट एबल टू वॉक, सो नॉट सपोर्टेड। एनर्जी लेवल लेथार्जिक है एंड मॉडरेट एनर्जी लेवल है। देन वाइटल साइंस में हम जो भी वाइटल साइंस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, जो भी हमने चेक किया, जो वैल्यूज आई वो लिखनी है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन का कलर, वस्कुलैरिटी, लीजन्स हैं कि नहीं है। टेम्परेचर में फीवर चेक किया था तो यहाँ पे टेम्परेचर है, बेबी को टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉइस्चर कैसा है, स्किन कैसी है, स्किन ड्राई पाई गई है, नो एक्जिमा, डर्मेटाइटिस प्रेजेंट। टर्चर कैसा है, आफ्टर पिंचिंग द स्किन विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर स्किन गो बैक आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। तो ये है टर्चर। मीन्स टर्चर इज ऑल्सो लाइक थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप देख सकते हो 2 से 3 सेकेंड्स होना चाहिए यहाँ पे, मिनट्स तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन नेल में आपको शेप, एंगल, टेक्सचर और कलर बताना है, बच्चे का असेस करना है और यहाँ पे मेंशन करना है। देन हेयर एंड स्कैल्प में कलर लिखना है। कलर कैसा है, वाइट स्कैल्प है कलर का विदाउट एनी लीजन, कोई लीजन नहीं है, ब्लैक कलर हेयर है विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद आप आइज़ पे आ जाओगे तो स्क्लेरा लिखो, प्यूपिल एंड मसल्स एंड विजन कैसा है बच्चे का वो सारा आप मेंशन करोगे, ठीक है। कॉर्निया कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ, शाइनी है, ब्लिंक विथ टच, नो स्क्विंट, निस्टैग्मस, ज़ीरोप्थेल्मिया, कैटरेक्ट और फोटोफोबिया एक्सेट्रा, इस तरह का कोई भी कंडीशन नहीं है। देन ईयर्स पे आ गए आप। ईयर्स में आप क्या क्या सर्च करने वाले हो कि एक्सटर्नल फीड, so color same as facial skin and auricle extended and aligned with outer canthus of eyes, symmetrical और bilateral हैं ears, ठीक है। sufficient cartilage with normal position, no low set ear position। तो आपने जो भी चीज़ें चेक करते हो, जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल लॉट ऑफ टाइम्स, सो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हियरिंग, इस सबको असेस करके जो फाइंडिंग्स हैं वो लिखेंगे। देन हेड एंड नेक में हम हेड एंड नेक को असेस करेंगे कि स्कल कैसा है, स्कल राउंडेड है विदाउट एनी डिप्रेस स्कल एंड स्किन इज इंटैक्ट, ठीक है। फेस में लिखोगे इसी तरीके से आप नोज़, लिम्फ नोड, थायरॉयड ग्लैंड्स, ये सब बताओगे। आइज़ में आ जाओ, सो आइज़ में आईब्रोज के बारे में, आई लैशेज, आई लिड्स, आई बॉल्स, कंजक्टाइवा, ये सब असेस करने के बाद माउथ में आप क्या क्या चेक करने वाले, लिप्स, टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग। थॉरिक्स एंड लंग्स और चेस्ट में आप साइज एंड शेप, बायलैटरल एयर एंट्री, चेस्ट इन ड्राइंग, ब्रीदिंग साउंड, ठीक है, ये सब करोगे। एंड देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप चेक करोगे हार्ट रेट, रिदम, हार्ट साउंड, एम्पलीट्यूड, जो कि सब कुछ नॉर्मल पाया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती तो मैं ज़रूर से बताती, बट यहाँ भी सब कुछ नॉर्मल है तो हम जल्दी जल्दी देखते जा रहे हैं। एब्डोमेन GIT में भी आप देख सकते हो नो अम्बिलिकल हर्निया, नो डिस्चार्ज। कॉन्ट्रा एंड सिमेट्री भी आप देख सकते हो। बाउल साउंड भी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड प्रेजेंट है। जेनेटेलिया में स्क्रॉटम, पेनिस एंड अदर जो चीज़ें हैं, एबनॉर्मल चीज़ें हैं, अगर वो पाई जाती हैं तो लिखनी है, नहीं है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मलिटी, नो एनी एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू जेनेटेलिया सच एज हाइड्रोसील इन स्क्रॉटम एरिया और इंक्वायर एरिया, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। देन बैक एंड स्पाइनल को आपको बताना है, एंड देन एनस एंड रेक्टम, एंड देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें आप टोटल बॉडी, स्पाइन एंड बैक, एक्सट्रीमिटीज़ को बताओगे। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन GCS करोगे। GCS में जो स्कोरिंग आया है वो 15 आया है, इसका मतलब सब कुछ बच्चा जो है वो अवेक है, अलर्ट है, कॉन्शियस है। देन मोटर एंड सेंसरी फंक्शन चेक करोगे और इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, सेंस ऑफ टच, पेन एंड अदर सेंसेशन प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सेस सारे डेवलप हैं और नॉर्मल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज एज। देन इन्वेस्टिगेशंस में फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और यहाँ पे आपको स्पेशली जब भी आप इन्वेस्टिगेशन देखो, लिखो, कहीं से भी पढ़ो, तो आपको जो नॉर्मल वैल्यू वाला सेक्शन होता है उसमें से हमेशा आपको जितनी भी चीज़ों की नॉर्मल वैल्यूज़ मिल रही हैं एक बार से रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको लास्ट टाइम तक काम आएंगी। जैसे हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल, RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। क्लॉटिंग टाइम हो गया, ठीक है। देन आप यूरिन टेस्ट कर रहे हो बच्चे का, यूरिन टेस्ट का जो रिपोर्ट आया, आप नहीं कर रहे हो सॉरी, बट यूरिन टेस्ट का जो रिपोर्ट आया है वो आपको लिखना है यहाँ पे, कि वहाँ पे अगर कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ मिल रही है तो वो मेंशन करनी है, बट यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल आया, आप देख सकते हो। कल पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, रिएक्शन, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। देन ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट में आपको पता ही होगा कि ट्रीटमेंट किस तरीके से लिखते हैं, और ट्रीटमेंट में यहाँ पे आएंगी ड्रग्स जो भी इस बच्चे को चल रही हैं, उसका डोज कितना है, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई स्पेसिफिक है तो वो ज़रूर से आपको मेंशन करना है, और बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उस ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट स्पेसिफिक या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे सैल्बुटामोल चल रही है, पैरासीटामोल चल रही है, क्लोरफेनिरामाइन चल रही है, एंड सेफोटेक्सिम चल रही है, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीज़, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, बिकॉज आप जो केस स्टडी है, केस प्रेजेंटेशन है, उसको आपको समझाना होता है, राइट। तो पहले आपको खुद को समझना होगा कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये केस किस बारे में है। केस ARI के बारे में, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में, और एक सीरियस इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ आप डिसीज़ कंडीशन को डिस्क्राइब करते हो कि ये कितनी सीरियस कंडीशन है और ये कहाँ कहाँ की होती है। सो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप और लंग्स, एंड if not treated then it can spread to the entire respiratory system. So ये हो गया। डेफिनेशन पे आओगे आप, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन क्या है? acute respiratory infections are an acute infection of any part of the respiratory tract and related structure including paranasal sinuses, middle ear and pleural cavity. Then आप classification लिखोगे। classification में depending upon the site of infections of respiratory tract, ठीक है, साइट के अकॉर्डिंग भी हमने का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रोंको निमोनिया भी हो सकता है, लोबर निमोनिया हो सकता है अगर लोब्स इन्वॉल्व हैं तो, न्यूमोनाइटिस और इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है अगर एल्वोलाई या इंटरस्टिशियल टिश्यू जो है वो अफेक्टेड है। देन डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस WHO का जो है क्लासिफिकेशन वो लिखना है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं तो आपको जो आपके पास न्यू एडिशन वाली बुक्स हैं उसमें से लिखना है ये, ठीक है, ये अपडेट हो चुका है ये पोर्शन। देन आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, एंड यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न,
ठीक है। सो ये फर्स्ट वन जो है वो है इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। जो भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो गया है, इनअफेक्टिव हो गया है। और इसको हम एविडेंस कैसे कर सकते हैं, एज एविडेंस बाय चेस्ट इन ड्राइंग, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइडर और फास्ट ब्रीदिंग। नेक्स्ट, एयरवे क्लियरेंस जो है वो भी इनअफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से, सिक्रीशंस जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसकी वजह से, एज एविडेंस बाय कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देन नेक्स्ट डायग्नोसिस आप देख सकते हो, हमने टेम्परेचर लिया था तो वो ज़्यादा आया था, तो यानी कि हाइपरथर्मिया है रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एज एविडेंस बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है रिलेटेड टू फीवर एज एविडेंस बाय फीवर और नो यूरिन पास्ट फॉर 8 आवर्स। ठीक है। फटीक देखोगे आप, फटीक मिलेगा बच्चे में रिलेटेड टू इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। एंजाइटी मिलेगी किस में, पेरेंट्स में, नॉलेज डेफिशिएंट पेरेंट्स में। तो दो लास्ट के जो हैं वो पेरेंट्स से रिलेटेड है। आई थिंक ये यहाँ पे पेरेंट्स के के रिलेशन में है ये डायग्नोसिस। देन उसके बाद आप एक एक करके आप पूरा नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे, और जिसमें असेसमेंट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशंस, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ठीक है। सो यहाँ पे आप 1 बाय 1 आप देख सकते हो, ये है इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का। फिर इसके बाद ये है आपका हाइपरथर्मिया के ऊपर, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एज एविडेंस बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। देन ये है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, एंड फाइनली डिस्चार्ज प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है। सो हेल्थ एजुकेशन जो आप पेरेंट्स को देने वाले हो रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ARI, कि किस तरीके से आपको गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखनी है रिलेटेड टू पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट्स एंड टू टेक प्रिकॉशन एंड अवॉइडिंग सिंथेटिक clothing and exposure of skin, special protection during weather variation to prevent cold, maintenance of nutritional status with breastfeeding or weaning, adequate nutrition should be maintained, immunization to be completed as per schedule, and regular checkup होने चाहिए for the detection of deviation from normal health and growth and development and associated problems. Then discharge planning में आप चाइल्ड नेम राम जो कि 10 month old एडमिटेड हुआ है पीडियाट्रिक वार्ड में ऑफ जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल ऑन दिस डेट, जिसकी चीफ कंप्लेन ये थी। और जब उसकी यूरिन इन्वेस्टिगेशन हो गई, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो ही गॉट डायग्नोस्ड विद रेस्पिरेटरी अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसको अभी एंटीबायोटिक एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट दिया जा रहा है एंड ही इज़ शोइंग इम्प्रूवमेंट, बट डिस्चार्ज नॉट येट प्लान्ड, डिस्चार्ज प्लान नहीं हुआ है। और उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ केयर, फाइनली कि बच्चे को जो भी आपने केयर दिया उससे क्या इवैल्यूएट कर पा रहे हो आप। सो इम्प्रूवमेंट दिखा है ओवरऑल हेल्थ कंडीशन में। ठीक है। एंड प्रॉब्लम फेस्ड वाइल प्रोवाइडिंग केयर। ठीक है। ये नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम फेस की आपने, आप वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि बिकॉज बच्चा क्राई करता है तो इरिटेबल है तो इसलिए कोऑपरेटिव नहीं था वो उस वक्त, एंड बट उसके बाद वो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी हैं उसको, एंड उसके बाद वो कोऑपरेटिव भी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रोग्नोसिस में आप प्रोग्नोसिस बताओगे कि राम इज शोइंग इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन एंड ही हैज़ गुड प्रोग्नोसिस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में फाइनली राम केम टू पीडियाट्रिक OPD विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ कफ, फीवर, चेस्ट इन ड्राइंग, रनिंग नोज और हार्श ब्रेथ साउंड। आफ्टर रूटीन इन्वेस्टिगेशन he got diagnosed with acute respiratory infection and admitted in pediatric ward, given pharmacological and nursing care, and now Ram is showing improvement. तो ये हो गया आपका conclusion. तो इस तरीके से आप पीडियाट्रिक्स में कोई भी केस स्टडी किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपको और भी आगे मिलते रहें। और साथ ही हमारी जो टेलीग्राम चैनल्स हैं या ग्रुप्स हैं उनसे जुड़ के आप
फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक की सारी बुक्स आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का दोनों का ही लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस तरीके से होता है ना, जो उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे। चैनल पे बुक्स हैं सारी, और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उस पर आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो रिलेटेड टू स्टडी ओनली, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।